घर के अंदर और घर के बाहर सर्वगुण संपन्न जेठानी का पहनावा। सुबह का समय है। रोज की तरह सरिता सुबह उठती है, नहा धोकर साड़ी पहनती है और सिर पर पल्लू लेकर मंदिर में जाती है। आरती करने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है, फिर रसोई में जाकर चाय बनाती है और अपने सास ससुर को लाकर देती है और कहती है, माँ जी आप चाय पी लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनाऊं। मैं सब तैयार कर लूंगी। सरिता बहू, आज दोपहर तक रीना भी घर आने वाली है, तो खाने में दाल चावल के साथ आलू गोभी की सब्जी बना लेना, थोड़ी पूरियां भी सेक लेना, और हाँ, अभी गाजर का सीजन है तो मीठे में गाजर का हलवा बनाना मत भूलना। अरे माँ जी, रीना आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बना लूंगी। सरिता रसोई में चली जाती है। इधर उसकी सास अपने पति से कहती है, देख रहे हैं जी, हमारी बहू कितनी गुणी और संस्कारी है। मोहल्ले में सिर्फ एक ही ऐसी बहू है जिसके सिर से पल्लू नहीं गिरता है। हाँ मालती, ये बात तो तुम सच कहती हो। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सरिता जैसी बहू मिली। अब देखते देखते दोपहर हो जाती है और डोरबेल बजती है। सरिता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर साड़ी पहने रीना खड़ी होती है। रीना अपने भाभी को गले लगा लेती है और कहती है, भाभी कैसी हो आप? अब मैं आई हूँ तो 4-5 दिन रह कर जाऊंगी। हाँ रीना, ये तो बहुत खुशी की बात है। रीना अंदर जाती है और अपने माता पिता से मिलती है। सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब तक सरिता सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। फिर सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। तभी रितेश कहता है, और बता रीना, कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? एक नंबर के खड़ूस हैं वो। ना तो मुझे जीन्स टॉप पहनने देते हैं और ना ही ज्यादा घूमने देते हैं। बेटा, अपने ससुराल वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अब तेरी शादी हो गई है, घर की मान मर्यादा निभाना तेरी जिम्मेदारी है। अपनी भाभी को ही देख ले, आज तक साड़ी के सिवा कोई और ड्रेस नहीं पहनी उसने। सबको पता है कि उसके सिर से पल्लू नहीं गिरता। अपनी माँ की बात सुनकर रीना मन ही मन सोचती है, भाभी की वजह से तो मुझे भी डांट पड़ती है। पता नहीं भाभी इतने संस्कारों में कैसे रह लेती हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद रीना अपने कमरे में जाती है। फिर वो कपड़े बदलकर लोअर टी शर्ट पहनती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी मालती वहां आ जाती है और कहती है, ये क्या रीना, तुमने साड़ी उतार कर ये लोअर टी शर्ट पहन ली? माँ, मुझे साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। लोअर टी शर्ट पहनकर मुझे कंफर्ट फील होता है। देख रीना, तुम आके आई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मनमानी करे। तेरी सास मुझे फोन करके बता रही थी कि तू अपनी ससुराल में भी पार्टी में वन पीस पहन कर गई थी। बेटा, ये सब अच्छी बात नहीं है। अपनी भाभी को ही देख ले, कैसी सर्वगुण संपन्न है। घर में भी उसके सिर से पल्लू नहीं उतरता और बाहर जाती है तो घूंघट करके जाती है। जरा उसी को देख कर कुछ सीख। क्या माँ, भी ना भाभी को लेकर हमेशा मुझे लेक्चर देने लग जाती हूँ। ससुराल में तो मुझे साड़ी पहननी पड़ती है। 4 दिन के लिए मायके आई हूँ तो यहाँ भी साड़ी पहनकर घूमूं? मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने दो। मालती रीना की बात सुनकर चुप हो जाती है। 3-4 दिन रहकर रीना अपने घर वापस लौट जाती है और फिर एक दिन शाम को सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी रवि वहां आता है और कहता है, माँ, पिताजी, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मेरी जॉब लग गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सरिता, जल्दी से रसोई से मिठाई ले आओ और सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ जी, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं मंदिर में दिया जलाऊंगी और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आखिर हमने देवर जी की जॉब के लिए मंदिर में इतनी प्रार्थना की थी, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज शाम को हम सब मंदिर चलेंगे। शाम हो जाती है। सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार होकर हॉल में खड़े होते हैं। तभी सरिता एक सुंदर सी साड़ी पहनकर, पेट तक घूंघट लेकर, हाथों में आरती की थाली और ताजे फूल लिए आती है। चलिए, मैं तैयार हूँ। सभी लोग सरिता को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर एक साथ मंदिर जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सरिता भगवान की पूजा करती है, फूल चढ़ाती है और भोग लगाती है। प्रसाद चढ़ाने के बाद वो सभी का मुंह मीठा कराती है। फिर वो सभी लोग घर लौट जाते हैं। अगले दिन शाम को जब रवि घर आता है तो मालती कुछ लड़कियों की तस्वीरें उसे दिखाते हुए कहती है, आओ रवि बेटा, देखो पंडित जी ने कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं, तुम देख लो। इनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। दरअसल माँ, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम रोहिणी है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तेरी पसंद से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस लड़की मेरी बड़ी बहू की तरह संस्कारी और सुशील होनी चाहिए। माँ, वो भाभी की तरह नहीं है। वो थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा कि वो भाभी की ही तरह हमारे घर में रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझ जाएगी और कुछ तो भाभी को देखकर भी बदल जाएगी ना।
तो ठीक है बेटा, फिर देर किस बात की, हम कल ही उसे देखने चलते हैं। अब अगले दिन घर के सभी लोग रोहिणी को देखने जाते हैं। रोहिणी ने ग्रीन कलर का सलवार सूट पहन रखा था, वो सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह रोहिणी और रवि की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर ही रोहिणी की रवि से शादी हो जाती है और रोहिणी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सरिता रोहिणी की आरती उतारती है और कहती है, आइए आइए देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। रोहिणी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह रोहिणी नहा धोकर तैयार होकर एक सुंदर सा सूट पहनकर अपनी सास के पास आती है। तब मालती कहती है, अरे आओ आओ बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। वैसे बहू, तुमने ये सूट क्यों पहना है? मुंह दिखाई की रस्म में तो साड़ी पहननी चाहिए। अपनी जेठानी को ही देख लो, उसने भी अपनी मुंह दिखाई की रस्म में साड़ी पहनी थी, तो तुम भी साड़ी ही पहन कर आ जाओ। सभी औरतें थोड़ी ही देर में आती ही होंगी। जी माँ जी। अब रोहिणी अपने कमरे में जाती है और सूट को चेंज करके साड़ी पहन लेती है। फिर वो अपने बालों को ठीक करते हुए मन में सोचती है, लगता है मेरी जेठानी जी कुछ ज्यादा ही अच्छी और संस्कारी हैं, इसीलिए तो माँ जी चाहती हैं कि मैं उनकी तरह बनूं। शायद मुझे उन्हीं से ही सब कुछ सीखना होगा। थोड़ी देर बाद रोहिणी कमरे से बाहर आती है तो मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की सभी औरतें हॉल में बैठी थी। तभी आशा रोहिणी को देखकर कहती है, आओ आओ रोहिणी बहू, यहाँ बैठो। रोहिणी आकर सभी के बीच में बैठ जाती है। तब आशा उससे कहती है, वैसे मालती, तुम्हारी बड़ी बहू तो हमेशा ही घूंघट डालकर रहती है। हमने तो आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू ने तो सर पर पल्ला भी ठीक तरह से नहीं रखा है। अरे अब अभी नई नई आई है ना, तो धीरे धीरे बड़ी बहू को देखकर ये भी सब कुछ सीख जाएगी। हाँ मालती बहन, तुम सच कहती हो। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू मोहल्ले की सबसे संस्कारी और अच्छी बहू है। सभी लोगों को सरिता की ऐसी तारीफ करते देखकर रोहिणी मन में सोचती है, भाभी ने सबकी नजर में अपनी छवि इतनी अच्छी बना रखी कि मेरी मुंह दिखाई पर भी लोग उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद घूंघट डाले हुए सरिता सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर सभी औरतें अपने घर लौट जाती हैं। उनके जाने के बाद मालती रोहिणी से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए तुम रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लो और कुछ मीठा भी बना लेना। लेकिन माँ जी, मुझे तो खाने में ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं है, बस मैगी और दाल चावल ही बनाने आते हैं। तभी वहां खड़ी सरिता ये सारी बातें सुनकर कहती है, अरे देवरानी जी, क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। हाँ हाँ बहू, रोहिणी बहू को ले जाओ और उसे हलवा बनाना सिखा दे। कम से कम आज वो हलवा ही बनाकर खिला देगी। अब सरिता रोहिणी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। तभी रोहिणी के सिर से पल्लू गिर जाता है तो सरिता कहती है, देवरानी जी, आपको एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। अब तुम बहू हो, सिर पर पल्लू रखना चाहिए। आखिर पल्लू से ही तो बहू के संस्कार दिखाई देते हैं। आप सिर पर पल्लू रखकर खाना बनाइए। ठीक है जेठानी जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं सिर ढक लेती हूँ। ऐसा कहकर रोहिणी ने सिर पर पल्लू रख लेती है और वो खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद देवरानी जेठानी मिलकर सभी को खाना परोसती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब मालती कहती है, बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे तुम दोनों खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। दोनों बहुएं भी खाना खाने बैठ जाती हैं और खाना खाने के बाद सरिता और रोहिणी सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती हैं और उन्हें धोकर रख देती हैं। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे रोहिणी की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सरिता रोहिणी से कहती है, देवरानी जी, काफी सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लीजिए। ठीक है जेठानी जी, मैं धो लेती हूँ। अब रोहिणी सारे कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाल देती है। तभी सरिता वहां आती है और कहती है, देवरानी जी, जब सारे कपड़े धुल जाएं तो आप उन्हें छत पर पहुंचा दीजिएगा। जब तक मैं छत पर पौधों में पानी डाल रही हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कपड़े फैला देंगे। ठीक है जेठानी जी, मैं थोड़ी देर में कपड़े लेकर आती हूँ। सरिता वहां से चली जाती है और रोहिणी फिर से कपड़े धोने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहिणी कपड़े ले जाकर छत पर फैलाने लगती है। कपड़े फैलाते समय उसके सिर से पल्लू गिर जाता है। तभी पौधों में पानी दे रही सरिता कहती है, अरे देवरानी जी, अपना सिर का पल्लू ठीक कर लीजिए। अगर आप सिर पर पल्लू नहीं रखोगी तो पड़ोसी माँ जी से शिकायत करेंगे। कहेंगे कि बड़ी बहू तो सिर पर पल्लू रखती है और छोटी बहू को देखो, उसमें संस्कार ही नहीं है। जी जेठानी जी। ऐसा कहकर रोहिणी सिर का पल्लू ठीक करती है और मन ही मन सोचती है, जेठानी जी हर समय मुझे सिर पर पल्लू रखने के लिए टोकती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें हर वक्त मुझसे पल्लू क्यों रखवाना होता है।
कपड़े फैलाने के बाद देवरानी जेठानी नीचे आ जाती हैं। अगले दिन सुबह सरिता नहा धोकर पूजा रूम में पूजा कर रही थी, तभी घंटी की आवाज सुनकर मालती बाहर आती है और देखती है कि सरिता पूजा कर चुकी है, लेकिन रोहिणी अब तक सोकर नहीं उठती। सरिता पूजा करके आती है और प्रसाद देते हुए कहती है, देवरानी जी अभी तक नहीं उठी हैं, वरना उन्हें भी प्रसाद दे देती। कोई बात नहीं, मैं रसोई में जाकर आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। ऐसा कहकर सरिता अपनी सास को प्रसाद देकर रसोई में चली जाती है। तब मालती मन ही मन सोचती है, एक मेरी बड़ी बहू है जो सुबह सुबह उठकर पूजा भी कर लेती है, और एक मेरी छोटी बहू है जो अभी तक सोकर भी नहीं उठी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मालती सभी से कहती है, सरिता बहू, रोहिणी बहू, आज तुम्हारी बुआ सास का फोन आया था। उनके बेटे की 3 दिनों बाद शादी है और हमें आज शाम को ही उनके घर जाना है। अपना सामान अच्छे से पैक कर लेना, हम शादी के बाद ही वापस आएंगे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हम सारी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ऐसा कहकर सरिता और रोहिणी दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और पैकिंग करने लगती हैं। शाम को सभी लोग बुआ जी के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर बुआ जी से मिलते हैं। दोनों बहुएं बुआ जी के पैर छूती हैं। बुआ जी रोहिणी को देखकर कहती हैं, रोहिणी बहू, तुम भी अपनी जेठानी जैसी बनना, कितनी संस्कारी है। देखो कैसे घूंघट डाले रहती है, हमने तो कभी उसके सिर से पल्लू हटते नहीं देखा। जी बुआ जी। हे भगवान, यहाँ भी मुझे जेठानी जी जैसा बनने का ज्ञान दिया जा रहा है। मैं तो जेठानी जी की इतनी तारीफ सुनकर परेशान हो गई हूँ। बुआ जी भाभी तो अच्छी है ही, लेकिन मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हाँ देवर जी, आपकी पत्नी भी सचमुच बहुत अच्छी है, उसकी बुराई कोई कर ही नहीं रहा। आप परेशान मत होइए। सरिता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम को सभी लोग बुआ जी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी बुआ जी कहती हैं, मालती भाभी, आपको तो पता है कि शादी के घर में 50 काम रहते हैं। अभी तक दुल्हन के कपड़े नहीं आए हैं और ना ही उसका मेकअप आया है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी बहू को कपड़े लाने के लिए बाजार भेज दीजिए। हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। माँ जी चलिए, हम लोग शिल्पा के लिए शॉपिंग करके आते हैं। अरे तुम दोनों चली जाओ, मेरा भला क्या काम है बाजार जाने का। तुम लोग शिल्पा बहू के लिए कपड़े ले लेना और अपने लिए भी कुछ चीजें खरीद लेना। ठीक है माँ जी, मैं और जेठानी जी चले जाते हैं। नहीं देवरानी जी, मैं तो माँ जी के बिना मार्केट नहीं जाऊंगी। बहू का ऐसे अकेले मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता। चलिए ना माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए। अच्छा ठीक है बहू, तो चलो हम तीनों ही चलते हैं। अब मालती अपनी दोनों बहुओं के साथ एक मॉल में जाती है और वहां कुछ साड़ियां देखती है। एक साड़ी को देखकर रोहिणी कहती है, माँ जी देखिए, बुआ जी की बहू के लिए ये साड़ी परफेक्ट रहेगी, एकदम स्टाइलिश लग रही है। माँ जी लेकिन मुझे तो लगता है ये साड़ी थोड़ी पतली है। इतनी पतली साड़ी बहू को पहनना ठीक नहीं है। आप ये साड़ी देखिए, ये मोटी भी है और अच्छी भी लग रही है। हाँ बहू, तू सच कह रही है, ये साड़ी एकदम सही है, हम यही ले लेते हैं। मुझे तो लगता है अगर जेठानी जी का बस चले तो वो हिंदुस्तान की सारी बहुओं को अपनी तरह ही बना दे। तभी रोहिणी के सिर का पल्लू नीचे गिर जाता है तो सरिता कहती है, देवरानी जी, आपका सिर का पल्लू नीचे गिर गया, उसे सही कर लीजिए। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोहिणी पल्ला ठीक कर लेती है। उसके बाद सरिता कहती है, माँ जी आप कह रही थी ना कि आपको अभी अपने लिए सिल्क की साड़ियाँ देखनी है, तो आप उस काउंटर पर जाकर सिल्क की साड़ियाँ देख लीजिए। तब तक मैं ये सब सामान पैक करवा देती हूँ। ठीक है बहू, छोटी बहू चलो आओ, हम उस काउंटर पर चलकर कुछ सिल्क की साड़ियाँ देख लेते हैं। ऐसा कहकर मालती रोहिणी के साथ सिल्क की साड़ियों के काउंटर पर जाकर सिल्क की साड़ियां देखने लगती है। इधर सरिता सारा सामान काउंटर पर ले जाकर पैक करवाती है। उसके बाद वो वेस्टर्न ड्रेस के काउंटर पर जाकर कुछ वेस्टर्न ड्रेस देखने लगती है। उसे वेस्टर्न ड्रेस देखते हुए रोहिणी देख लेती है और मनी मन सोचती है, जेठानी जी भला वेस्टर्न ड्रेस के काउंटर पर कपड़े क्यों देख रही हैं? रोहिणी की नजर बार बार सरिता पर जा रही थी। उसने देखा कि सरिता ने कुछ वेस्टर्न ड्रेस खरीदकर कैरी बैग में रख लिए। तभी मालती भी अपनी सिलेक्ट की हुई साड़ियां निकलवा लेती है। सभी लोग काउंटर पर आ जाते हैं और कपड़ों की बिलिंग करवा लेते हैं। फिर वापस आने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तब रोहिणी देखती है कि सरिता ने बाकी बैग तो नीचे रखे हैं, लेकिन एक बैग वो अपने हाथ में ही रखे हुए है। ये देखकर रोहिणी कहती है, अरे जेठानी जी, आपके हाथ में जो बैग है उसमें क्या है, जरा मुझे दिखाइए। अरे नहीं देवरानी जी, कुछ खास नहीं, बस मेरे कुछ मेकअप का सामान और कुछ नाइट वियर है। इनमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो आपको दिखाऊं। जेठानी जी इस बैग को दिखाने के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रही हैं और इतनी घबराई हुई क्यों है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? इस तरह वो लोग घर आ जाते हैं। मालती शोभा को दुल्हन के लिए लाई गई साड़ियां और मेकअप दिखाती है। शोभा बहुत खुश हो जाती है। फिर शोभा सरिता से कहती है,
सरिता बहू, तेरे फूफा जी कह रहे थे कि सरिता बहू इतना अच्छा खाना बनाती तो उसके हाथ का हमें भी कुछ खिलाओ। तो तू ऐसा कर कि रसोई में जाकर शाम का खाना बना दे। हाँ सरिता, तुम बुआ जी के घर आई हो तो उन्हें थोड़ा आराम दो और जाकर रात का खाना बना लो। हाँ क्यों नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं रात का खाना बना लेती हूँ और देवरानी जी मेरी मदद कर देंगी। क्यों देवरानी जी? हाँ हाँ क्यों नहीं जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो निपटा कर रसोई में आती हूँ, तब तक आप चलिए। ऐसा कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकलकर झांक कर देखती है कि सरिता रसोई में जाकर खाना बना रही है। तब रोहिणी सबकी नजरों से बचकर चुपचाप सरिता के कमरे में चली जाती है और उसकी अलमारी खोलकर वो बैग निकाल लेती है जो सरिता बाजार से लेकर आई थी। रोहिणी उस बैग को खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग में अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस थी। ये देखकर रोहिणी मन में कहती है, अच्छा तो जेठानी जी ने ये सब खरीदा था, इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठानी जी सबसे छिपकर ये कपड़े पहनती हूँ और ये बात किसी को पता ना हो। अब तो पूरे सच का पता लगाना पड़ेगा। यही सोचकर रोहिणी सरिता के कपड़े वापस बैग में रख देती है और चुपचाप रसोई में जाकर सरिता के साथ काम करने लगती है। ऐसे बुआ जी के घर की शादी निपट जाती है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी मालती कहती है, बहू, पूरे 3 दिन बाद हम अपने घर पर लौटे हैं, तू जाकर जरा हम सभी को एक अच्छी सी कॉफी तो पिला दे। रोहिणी भाभी कॉफी बना रही हैं, तो तुम जरा सैंडविच बना लो, सभी लोग साथ मिलकर खा लेंगे। अब सरिता और रोहिणी दोनों रसोई में जाती हैं और सरिता कॉफी बनाने लगती है, तो वहीं रोहिणी फ्रिज से ब्रेड निकालकर सैंडविच बनाने लगती है। तभी रोहिणी के सिर का पल्लू सिर से गिर जाता है। तब सरिता कहती है, अरे देवरानी जी, आपके सिर का पल्ला गिर गया, उसे ठीक कर लो। जी जेठानी जी, वैसे आपने कभी जीन्स टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और ऐसे वेस्टर्न तरह के कपड़े पहने हैं? नहीं नहीं देवरानी जी, मैंने ये सब कपड़े कभी नहीं पहने। मैं तो सिर्फ साड़ी पहनती हूँ और उसमें भी घूंघट डालकर रखती हूँ। वैसे आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई अगर सिर्फ इंडियन कपड़े पहनता है और घूंघट डालकर रखता है तो ये अपने आप में हैरानी की बात है। रोहिणी बात को टाल देती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन शाम को सरिता अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं घर की साफ सफाई और सारा काम कर चुकी हूँ और आपका कमरा भी साफ कर दिया है। माँ जी, आज मेरी सहेली नंदिता ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो मैं उसके घर जा रही हूँ और रात तक वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, तुम आराम से जाओ। आजकल की लड़कियों का तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा पूजा में इतना मन लगता है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब सरिता अपने कमरे में जाती है। वो एक बड़ा सा पर्स लेकर और घूंघट डालकर बाहर निकलती है और घर से बाहर चली जाती है। उसे देखकर रोहिणी, ये जेठानी जी तो सत्यनारायण भगवान की कथा में जा रही हैं, तो फिर इतना बड़ा पर्स क्यों ले जा रही हैं? आखिर इसमें है क्या? हो ना हो दाल में कुछ काला है, मुझे पता करना ही होगा। यही सोचकर रोहिणी घर के पिछले दरवाजे से निकलकर सरिता का पीछा करने लगती है। सरिता आगे आगे जा रही थी और रोहिणी उसके पीछे पीछे जा रही थी। फिर रोहिणी देखती है कि सरिता एक कार के पास पहुंचती है जहां उसकी सहेली खड़ी थी। यार सरिता, तूने कितनी देर लगा दी? क्लब में पार्टी बहुत देर पहले शुरू हो गई थी। क्या करूं यार, ससुराल में हूँ, सबसे छुप छुप कर आना पड़ता है। चलो जल्दी चलते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नाइट क्लब में तू इस साड़ी में और इस घूंघट में जाएगी क्या? अरे कैसी बातें कर रही है यार, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। देख, इस पर्स में एक ड्रेस लेकर आई हूँ, इसे अभी अभी ही मैंने खरीदा है। अच्छा तो फिर जल्दी से कार के अंदर जाकर चेंज कर ले और फिर हम चलते हैं। सरिता कार के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वो एक रेड कलर का साइड स्लिट स्लीवलेस वन पीस पहनकर बाहर आती है और फिर दोनों सामने के नाइट क्लब में चले जाते हैं। ये देखकर रोहिणी अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये है जेठानी जी का असली रूप। घर के अंदर और घर के बाहर सर्वगुण संपन्न जेठानी जी का पहनावा इतना अलग है। ओहो, मैं तो मोबाइल भी नहीं लेकर आई कि जरा इनकी रिकॉर्डिंग ही कर लेती। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अभी तो मुझे घर चलना चाहिए, वरना सासू माँ को पता चल जाएगा कि मैं घर से गायब हूँ, और मेरे पास तो कोई ऐसा बहाना भी नहीं है जैसा जेठानी जी के पास है। यही सोचकर रोहिणी अपने घर वापस आ जाती है। रात को जब सभी लोग सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे, तभी सरिता वहां आती है। तभी रोहिणी अपने कमरे में बैठकर रवि से कहती है, रवि तुम्हें पता है आज मैंने जेठानी जी को बाहर देखा, वेस्टर्न कपड़ों में क्लब जाते हुए। रोहिणी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भाभी के बारे में ऐसी बातें करती हो? अरे वेस्टर्न ड्रेस तो छोड़ो, उनका तो घूंघट भी नहीं उठता घर से बाहर निकलने पर। यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ रवि, कि घर के अंदर और घर के बाहर सर्वगुण संपन्न जेठानी जी का पहनावा बिल्कुल अलग है। तुमने मुझे भाभी के बारे में ये बातें
तो कह दी, लेकिन अब किसी और से मत कहना, नहीं तो तुम्हें अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ और अपने दिमाग से ये फालतू के कचरा साफ कर लो। ऐसा कहकर रवि सो जाता है। उसके बाद रोहिणी, हे भगवान, जेठानी जी के पहनावे का ऐसा सच। जब रवि ने मेरी बात नहीं मानी तो कोई और मेरी बात क्या ही मानेगा। अपनी बात साबित करने के लिए तो मुझे सबूत इकट्ठा करने ही होंगे। ऐसा कहकर रोहिणी भी सो जाती है। अगले दिन शाम होते ही सरिता जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा जाती है और खाना बनाने के बाद अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। मुझे मेरी सहेली के भतीजे के जन्मदिन में जाना है, तो मैं जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। हाँ बेटा, तू आराम से जा और समय पर घर आ जाना। ऐसा कहकर सरिता अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर और घूंघट डालकर तैयार हो जाती है। फिर वो एक बड़ा सा पर्स लेकर हॉल में आती है। उसे देखकर रोहिणी कहती है, वैसे भाभी, आप बर्थडे पार्टी में जा रही हैं तो आपको इतना बड़ा पर्स नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपके पास छोटा पर्स ना हो तो मैं ला कर दूं। नहीं देवरानी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें मेरी दोस्त के भतीजे के लिए गिफ्ट भी रखे हुए हैं, इसलिए मुझे यही ले जाना पड़ेगा। अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो अब मैं जा सकती हूँ। हाँ जेठानी जी। अब सरिता चली जाती है। तब रोहिणी भी पीछे के दरवाजे से निकलती है और फिर से उसका पीछा करती है, और इस बार उसके हाथ में फोन था। सरिता जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है और फिर नाइट क्लब के बाहर जाती है, जहां उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। तभी सरिता उन्हें देखकर कहती है, थैंक गॉड यार, आज मैं समय पर आ गई। चलो मैं सामने पब्लिक वॉशरूम में चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करो, फिर हम क्लब के अंदर जाएंगे। हाँ यार, तू जल्दी कर वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। ऐसा कहकर सरिता सामने पब्लिक वॉशरूम में जाती है और चेंज करके एक शॉर्ट वन पीस पहनकर बाहर आ जाती है। रोहिणी उसे देखकर उसकी फोटो और वीडियो बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सरिता अपनी सहेलियों के साथ नाइट क्लब के अंदर चली जाती है। रोहिणी भी नाइट क्लब का पास लेती है और उसके बाद वो भी अंदर चली जाती है, जहां पर सरिता अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर रोहिणी मन में सोचती है, जेठानी जी तो फुल मॉडर्न है। इतनी मॉडर्न तो मैं भी नहीं हूँ, और अब ये बात घर वाले भी जान जाएंगे। अब रोहिणी चुपचाप सरिता की वीडियोस बना लेती है और फोटो भी क्लिक करती है और फिर वापस घर आ जाती है। अगले दिन शाम को रीना अपने मायके में आती है और सभी लोगों से मिलती है। बातें करने के बाद रीना सरिता से कहती है, सरिता भाभी, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, जरा मुझे अपने हाथों से सैंडविच तो बनाकर खिला दो। हाँ रीना, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब सरिता रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद सैंडविच बनाकर लेकर आती है। सभी लोग बैठकर सैंडविच खाते हैं। तब सरिता रीना से कहती है, वैसे रीना, तुम्हारी सासू माँ मुझसे कुछ दिन पहले मिली थी। वो बता रही थी कि तुम अपनी सहेलियों के साथ वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर जाती हो। ये गलत बात है रीना, अपने ससुराल में इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी सास मुझसे शिकायत करती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तभी सरिता की बात सुनकर रोहिणी बोल पड़ती है, वैसे जेठानी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले संस्कारी निकलते हैं और जो देखने में सर्वगुण संपन्न होते हैं वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। रोहिणी की बात सुनकर सरिता मन ही मन सोचती है, ये रोहिणी आज इस तरह की बातें क्यों कर रही है। खैर मुझे क्या, मेरे बारे में तो रोहिणी सपने में भी पता नहीं कर सकती कि मैं घर में क्या हूँ और बाहर क्या। तभी रोहिणी सभी लोगों से कहती है, माँ जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गई थी। बुआ जी ने शादी की वीडियो का पेन ड्राइव भेजा है। चलो हम सभी मिलकर वीडियो देखते हैं। हाँ बेटा, लगाओ वीडियो, हम सब साथ मिलकर देखेंगे। अब रोहिणी पेन ड्राइव को एलईडी में कनेक्ट करती है और वीडियो को प्ले कर देती है। सभी लोग शादी का वीडियो देखते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद रोहिणी वीडियो बदल देती है। तभी अचानक एलईडी पर सरिता की फोटो प्ले होने लगती है, जिसमें वो वेस्टर्न कपड़ों में दिखाई दे रही होती है और उसके बाद क्लब की पार्टी में डांस करती हुई नजर आती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरिता गुस्से में रोहिणी से कहती है, ये क्या बदतमीजी है रोहिणी, ये सब क्या है। जेठानी जी, ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए कि ये सब क्या बदतमीजी है। बाहू, ये है तेरा असली रूप। घर के अंदर तेरा पहनावा कुछ और है और बाहर कुछ और। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकती है। भाभी, आपकी वजह से तो हमें भी डांट पड़ती थी। घर वाले तो छोड़ो, बाहर वाले भी आपका उदाहरण दिया करते थे। आप ऐसा करेंगी ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक सभी लोग सरिता को बुरा भला कहने लगते हैं। ये देखकर सरिता रोने लगती है। तब मालती उसे समझाते हुए कहती है, सरिता बहू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। हम तो कभी इतने सख्त थे ही नहीं कि तुझे घूंघट डालने के लिए मजबूर करते। आखिर तूने ये सब क्यों किया। सरिता रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे लगा कि आपको खुश रखने का यही एक तरीका है कि मैं घूंघट डाल कर रखूं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे मुझसे कहना चाहिए था। अब देख, तूने अपनी एक छोटी सी गलती के लिए सबको दुखी कर दिया।
कोई बात नहीं, आज के बाद तुझे जो करना है कर, खुलेआम करना, कभी छुप कर मत करना। ये सुनकर मालती बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी लोग सरिता को माफ कर देते हैं और इस तरह देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है।